बदलते वक्त के साथ नए नियम कायदे हमेशा से खबरों में होते हैं। फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है तो निश्चित तौर पर कुछ नए नियम, कुछ नए बदलाव आते हैं जिनकी चर्चा खूब होती है। 31 मार्च के साथ ही 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया और अब 25-26 की शुरुआत हो रही है, जिसमें बड़े नियम, बड़े बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। 1 अप्रैल से ऐसा बहुत कुछ है जो बदलने जा रहा है और जिसका सीधा असर आपकी जेब पर और आप पर पड़ेगा। नए बदलाव के तहत नए नियम कौन कौन से आ रहे हैं, किन क्षेत्रों में आ रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा, बताते हैं आपको फटाफट। खबरों की माने तो 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग, जीएसटी, एमएसएमई, यूपीआई, इनकम टैक्स, डिजिटल पेमेंट और कई सारे सेक्टर्स में बड़े बदलाव हो रहे हैं जो कि आम लोगों से लेकर बिजनेस करने वालों तक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं बदलावों के सिलसिले में एमएसएमई की। भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई की परिभाषा में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत एमएसएमई के निवेश और टर्नओवर की सीमाओं में वृद्धि की गई है। इससे अधिक व्यवसाय एमएसएमई की श्रेणी में आ पाएंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले पाएंगे इस उद्योगों से जुड़े लोग। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो निवेश और टर्नओवर के अनुसार एमएसएमई क्लासिफिकेशन किया जाएगा। इस आधार पर यह निर्धारित होगा कि कारोबार माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। इनमें से किस कैटेगरी में है, यह नई परिभाषा 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नए निवेश मानदंडों की बात करें तो सूक्ष्म उद्यम जो पहले 1 करोड़ रुपए तक की निवेश सीमा में था, जिसे अब बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लघु उद्यम जो पहले निवेश सीमा में 10 करोड़ रुपए में था, वो अब 25 करोड़ रुपए का होगा और मध्यम जो कि 50 करोड़ रुपए की सीमा में था, वो अब 125 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक होगा। अगर नए टर्नओवर की बात करें तो सूक्ष्म उद्यम जिसकी पहले टर्नओवर सीमा 5 करोड़ रुपए थी, वो अब 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। लघु मध्यम उद्योगों की बात करें तो 50 करोड़ रुपए की सीमा थी जिसकी, वो अब 100 करोड़ हो गई है। इसके साथ ही मध्यम उद्यम के लिए जो 250 करोड़ रुपए की सीमा रखी गई थी, उसे अब 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का ऐसा अनुमान है कि 2029 तक ये संख्या 9 करोड़ तक पहुंच सकती है और इन नई नीतियों से छोटे और उद्यम जो उद्योग हैं उनको वित्तीय मजबूती मिलेगी, मध्यम उद्योगों से जुड़े लोगों को वित्तीय मजबूती मिलेगी। तो एमएसएमई के दायरे में ये एक बड़ा बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो रहा है जो कि आपको देखने मिलेगा। अब बात करते हैं यूपीआई की। यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई अब 1 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल बैंक्स यूपीआई ट्रांजैक्शन को बंद करने जा रहा है जो लंबे समय से इनएक्टिव है। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है जो लंबे समय से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन उससे जारी रखने के लिए आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले बैंक अकाउंट से नया नंबर लिंक करा लेना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से पहले अगर इस काम को पूरा नहीं किया जाएगा तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन में आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए हमने कहा कि आपको संजीदा होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं होंगे, संजीदा नहीं होंगे तो आपको परेशानी आ सकती है। 1 अप्रैल 2025 से एनपीसीआई ने भी फ्रॉड और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए पिछले 12 महीनों में इस्तेमाल नहीं किए गए यूपीआई आईडी को डिसेबल करने की तैयारी की है। जो यूजर्स अपनी डोरमैट यूपीआई आईडी को फिर से एक्टिव नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से उसे खो सकते हैं। इसलिए बिना किसी रुकावट के डिजिटल पेमेंट के लिए आपको डोरमेंट यूपीआई आईडी को एक्टिव करना ही होगा। वहीं एनपीसीआई ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए हाल ही में कलेक्ट पेमेंट फीचर को भी हटाने की प्रक्रिया की है। अब फीचर सिर्फ बड़े और वेरीफाइड व्यापारियों तक ही ये सीमित रहेगा। व्यक्तिगत लेनदेन में इसकी सीमा 2000 रुपए तक कर दी गई है। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने वालों की, क्योंकि उनके लिए है 1 अप्रैल से अच्छी खबर। 1 अप्रैल से एफडी, आरडी और इस तरह की दूसरी सेविंग स्कीम्स पर बैंक 1 लाख रुपए तक के ब्याज दर पर टीडीएस नहीं काटेगी। ये लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए फिलहाल तय हुई है। उनके लिए पहले ये लिमिट 50,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरे निवेशकों को भी राहत दी गई है। उनके लिए इस लिमिट को 40,000 रुपए से 50,000 रुपए कर दिया गया है। यानी सीनियर सिटीजन को एफडी पर अगर 1 साल में 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिमिट को सीधा डबल कर दिया गया है, जिससे कि उनको काफी फायदा होगा। हाल ही में चर्चा में बैंकों की सेविंग अकाउंट भी रहे हैं।
इसको लेकर कई बैंक 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट पर एफडी की ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं। एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक जैसे बैंकों ने अपनी एफडी और स्पेशल एफडी के इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर 1 अप्रैल से लागू होने वाली ब्याज दरों को चेक कर सकते हैं। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से आपको स्टॉक और डिविडेंड नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती भी बढ़ जाएगी। आपको फॉर्म 26 एएस में कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको 1 अप्रैल के पहले बहुत ज्यादा संजीदा होना है अपने वित्तीय मामलों को लेकर। वहीं सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट खोलने के नियमों को भी सख्त किया है। नए नियमों के मुताबिक सभी निवेशकों को अपने केवाईसी और नॉमिनी डिटेल को फिर से अपडेट करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। हालांकि आप फ्रीज हुए अकाउंट को फिर से एक्टिव भी करा सकते हैं। 1 अप्रैल से अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो आपके बैंक आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। विभिन्न बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग अलग हो सकती है, इसलिए जुर्माने से बचने के लिए अपने बैंक की पॉलिसीज को जरूर समझें। इधर भारत सरकार नए फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी के नियमों में भी बदलाव कर रही है। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस बदलाव का मकसद राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू की सही डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी देना है। यह बदलाव जीएसटी सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में बड़ा कदम है। आईएसडी सिस्टम से न केवल राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा, बल्कि व्यवसायों को भी अपनी टैक्स लायबिलिटीज को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। एक और खबर जो आपसे जुड़ी हुई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर महीने की शुरुआत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को पहले रिव्यू किया जाता है और फिर उसमें संशोधन किया जाता है। 1 अप्रैल से तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा या राहत भी मिल सकती है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों और डॉलर रुपए के एक्सचेंज रेट के आधार पर हर महीने गैस सिलेंडर की कीमत तय होती है और इंतजार इस बात का है कि हो सकता हो नए फाइनेंशियल ईयर में घरेलू सिलेंडर में थोड़ी कमी की जाए, उनके रेट में थोड़ी कमी की जाए। असेसमेंट ईयर 2025-26 आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, यानी अब नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट होगा और अगर कोई टैक्स पेयर 80C को बेनिफिट लेने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत फाइल करना चाहता है तो उसे इसका विकल्प अलग से चुनना होगा। वहीं 1 अप्रैल 2025 असेसमेंट ईयर की शुरुआत के साथ ही नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट के रूप में लागू हो रहा है और जैसा कि हमने बताया कि अगर आप पुराने टैक्स रिजीम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या उसके साथ कोई प्लानिंग चाहते हैं तो आपको उसे जाकर चुनना होगा, अपने अकाउंट में जाकर उसे चुनना होगा। इसके बाद एक बड़ा बदलाव, अगर आपको बाहर निकलना है घर से तो 1 अप्रैल से आपको जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने नए वित्तीय वर्ष के लिए टोल टैक्स की जो दरें हैं उसमें 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। 31 मार्च की मध्यरात्रि से यह लागू हो जाएगा। NHAI के सभी टोल प्लाजा पर शुल्क की दरों को बदलने का काम भी शुरू हो गया है। नए शुल्क की सूचना सोमवार तक जो है सभी जगह सभी तरह से पहुंच चुकी है। बढ़े हुए टोल से राजधानी क्षेत्र में लखनऊ, नवाबगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली होकर रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले करीब 10 लाख छोटे बड़े वाहनों पर इसका सीधा असर होगा और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार टोल टैक्स में इजाफा हो रहा है, बाहर आने जाने वाले या दूसरे राज्यों की सीमाओं में आने जाने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर जरूर हो सकती है। तो 1 अप्रैल वो तारीख जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और निश्चित तौर पर हर तरह से आपको एक्टिव और संजीदा रहने की जरूरत है क्योंकि वित्तीय मामलों के लिहाज से 1 अप्रैल 2025 बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।